हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग जो है रिवीजन करेंगे फिजिक्स का अभी तक का जो चैप्टर हो चुका है। ठीक है, तो इसमें आपका फर्स्ट चैप्टर है और इसमें तीनों एक्सरसाइज आ जाएंगी। ठीक है, तो इसमें हम फर्स्ट एक्सरसाइज लेके चलते हैं। इसमें फर्स्ट एक्सरसाइज में जो फर्स्ट टॉपिक है आपका वो है टाइप्स ऑफ मोशन। ठीक है, तो इसमें जो टाइप्स ऑफ मोशन होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। पहला होता है आपका लीनियर मोशन, जिसको हम बोलते हैं ट्रांसलेशनल मोशन भी, और जो दूसरा होता है वो रोटेशनल मोशन होता है। ठीक है, तो दो टाइप्स के मोशन होते हैं किसी भी रिजिड बॉडी में। तो पहले तो रिजिड बॉडी वो बॉडी होती है जब भी अगर किस पे कोई भी फोर्स लगाया जाता है तो उसके शेप और साइज में कोई भी चेंजेस नहीं आता है, तो वो उस बॉडी को बोलते हैं रिजिड बॉडी। ठीक है, तो किसी भी रिजिड बॉडी में अगर हम फोर्स लगाते हैं तो उसमें दो टाइप के मोशन पॉसिबल हैं। एक पहला लीनियर और ट्रांसलेशनल मोशन और दूसरा है रोटेशनल मोशन। ठीक है, तो पहला हम लोग लेके चलते हैं लीनियर मोशन। लीनियर मोशन ठीक है, लीनियर मोशन। तो अब एक्चुअली क्या है, लीनियर मोशन क्या होता है? लीनियर मोशन में आपका क्या होता है कि अगर मान लीजिए कोई भी ये सरफेस है, ये कोई सरफेस है। ठीक है, ये आपका क्या है, कोई सरफेस है। ठीक है, और इस पे मान लीजिए एक रिजिड बॉडी है। रिजिड बॉडी यहाँ पे ले ली, ये आपकी क्या है, कोई एक रिजिड बॉडी है। ठीक है, अच्छा ये बॉल मान लीजिए। ठीक है, अब हम इस पे क्या करेंगे, उसको पुश करेंगे, तो पुश लगाने करने के लिए हमें इसमें फोर्स की जरूरत पड़ेगी। तो मैंने कोई एक फोर्स इस पे अप्लाई किया, तो इसमें क्या होगा, इसका जो डायरेक्शन ऑफ मोशन होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। ओके, तो इसमें जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है उसका जो नेचर होगा वो कैसा होगा, स्ट्रेट होगा। ठीक है, तो अगर हम इस रिजिड बॉडी पे अगर हम फोर्स लगा रहे हैं और फोर्स लगाने के बाद इसमें अगर मोशन जो हो रहा है वो उसका जो नेचर ऑफ मोशन है अगर वो स्ट्रेट पाथ फॉलो कर रहा है तो उस टाइप के जो मोशन को बोलते हैं लीनियर मोशन, या हम ट्रांसलेशनल मोशन बोलते हैं। ओके, ठीक है। अच्छा, अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं दूसरा मोशन। दूसरा मोशन जो था वो रोटेशनल मोशन था। ठीक है, रोटेशनल। ठीक, रोटेशनल मोशन में क्या होता है कि अगर कोई भी मान लीजिए कि रिजिड बॉडी है। ठीक है, मान लीजिए एक ये व्हील है और वो व्हील जो है वो इस पॉइंट पे पाइवोटेड है। ठीक है, इस पॉइंट पे पाइवोटेड है, इसको बोलते हैं पाइवोट पॉइंट। मान लीजिए कोई पॉइंट है। ठीक है, इस पॉइंट पे आपका क्या है, ये व्हील जो है, यानी कि व्हील ये आपका एक ये रिजिड बॉडी है, ये आपका क्या है, एक व्हील है जो कि कैसा है, रिजिड है। ठीक है, अच्छा अब ये रिजिड बॉडी है। ठीक है, तो अब हम इस पे क्या करेंगे, फोर्स जब अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए हमने जब इस पे इसको हमने फोर्स एफ अप्लाई किया। ठीक है, तो इसमें आपका क्या हुआ, कैसा मोशन हो गया, इस तरह से मोशन होने लगा। मतलब इसका जो मोशन हुआ वो इस पॉइंट यानी कि जो पाइवोटेड पॉइंट था उस पॉइंट के अबाउट मोशन करने लगा। तो इसमें जो नेचर ऑफ मोशन होगा वो कैसा होगा, सर्कुलर हो जाए, मतलब रोटेशन हो गया, सर्कुलर मोशन पाथ करेगा। तो यानी कि ये आपका कैसा हो गया, नेचर ऑफ मोशन सर्कुलर हो गया। तो इस टाइप के मोशन को बोलते हैं रोटेशनल मोशन। ओके, ठीक है। अच्छा, तो ये दो टाइप के मोशन हो गए आपके, लीनियर मोशन और रोटेशनल मोशन। ठीक है, लीनियर मोशन में जब भी हम किसी भी बॉडी को पुश करेंगे तो वो अगर स्ट्रेट पाथ फॉलो करता है तो लीनियर मोशन कहलाएगा। और अगर कोई भी बॉडी है अगर उसको हम उसको पुश करते हैं या फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसमें अगर मोशन जो होता है नेचर ऑफ मोशन अगर सर्कुलर फॉलो करता है तो उस टाइप के मोशन को बोलते हैं रोटेशनल मोशन। ओके, नेक्स्ट, टर्निंग इफेक्ट। नेक्स्ट टॉपिक है टर्निंग इफेक्ट। ओके, ठीक है। अब देखिए, जैसे कि अगर कोई भी मान लीजिए कोई भी बॉडी ले ली, तो ये कोई एक बॉडी है। ठीक है, ये कैसी बॉडी है, रिजिड बॉडी है, ये एक आपकी रिजिड बॉडी है। ठीक है, अच्छा अब मान लीजिए इस पॉइंट यहाँ पे कोई एक पाइवोटेड पॉइंट ले रहे हैं, यानी कि एक पॉइंट पी, मतलब ये आपका पाइवोटेड पॉइंट हो गया पी। ओके, ठीक है। अच्छा, अब हम जब इस पे क्या करेंगे, मान लीजिए एक फोर्स अप्लाई किया।
इस पॉइंट पे हमने इस बॉडी पे एक फोर्स F अप्लाई किया, ठीक है। तो इस बॉडी में क्या हुआ, इस बॉडी, ये जो पूरी जो रिजिड बॉडी है वो इस P पॉइंट यानी जो पाइवोटेड पॉइंट है उस पॉइंट के अबाउट जो होगी वो ये टर्न करने लगी, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं टर्निंग इफेक्ट ऑफ द रिजिड बॉडी। तो जैसा हम देख रहे हैं कि जो टर्निंग इफेक्ट ऑफ द रिजिड बॉडी है वो किसकी वजह से पॉसिबल हुआ है, फोर्स की वजह से, ठीक है। तो ये जो आपका फोर्स है, मतलब ये इसको अगर हम डॉट डॉट करके आगे बढ़ाते हैं, ये फोर्स लाइन ऑफ एक्शन, ये बोल देंगे इसको लाइन ऑफ एक्शन, ठीक है। दिस इज द फोर्स ऑफ लाइन ऑफ एक्शन, ठीक है। और इस P पॉइंट से अगर हम डॉट 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 करके ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले रहे हैं तो ये हमारा जो हो जाएगा वो एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा, ओके। ये हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा। तो जैसा हम देख रहे हैं कि टर्निंग इफेक्ट जो होती है वो किसी भी बॉडी में अगर प्रोड्यूस करानी है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर हम ये कहें कि व्हाट फैक्टर अफेक्टिंग द टर्निंग बॉडी, ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो कि किसी भी बॉडी को टर्न करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो फर्स्ट आपसे इसमें क्या हो जाएगा, फर्स्ट जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा, दैट इज F। और सेकंड आपका क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी कि ये दो पॉइंट्स हैं जिस पॉइंट पे जो होता है किसी बॉडी में अगर टर्निंग लानी होती है ये दो फोर्सेस अप्लाई करते हैं। अब देखिए कैसे करते हैं, इसको समझिए। तो टर्निंग इफेक्ट समझ में आ गया। जैसे टर्निंग इफेक्ट मैं फिर से बता दे रहा हूँ, कोई भी बॉडी है, रिजिड बॉडी है, अगर वो किसी पॉइंट P के अबाउट मतलब P पे पाइवोटेड है, ठीक है, तो जब इसमें हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो पूरी बॉडी जो होती है उस पॉइंट के अबाउट जो होती है वो टर्न करने लगती है, तो इसको बोलते हैं टर्निंग इफेक्ट, ठीक है। और टर्निंग इफेक्ट जो होती है वो दो फैक्टर पे डिपेंड करती है, फर्स्ट इज फोर्स, जितना हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, और दूसरा पॉइंट है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी कि उस पाइवोटेड पॉइंट से जो लाइन ऑफ एक्शन है, ये जो लाइन ऑफ एक्शन है और जो पॉइंट P है इस पॉइंट के बीच का जो है डिस्टेंस हो जाएगा, जिसको बोलते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। तो इसको हम लोग थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कि इसको कैसे हम समझते हैं कि ये दो फैक्टर कैसे हैं। मान लीजिए कि आपका ये आपका क्या है, एक रिजिड बॉडी था, ये पॉइंट P पाइवोटेड पॉइंट था, ठीक है। अच्छा मान लीजिए कि अगर हम यहाँ पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं 2 न्यूटन का, और अगर मैंने यहाँ पे फोर्स अप्लाई किया है सेम 2 न्यूटन का, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, दिस इज अ लाइन ऑफ एक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो और इस पॉइंट से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा, इसके लिए ये डिस्टेंस हो जाएगा और इसके लिए इस पॉइंट के लिए ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए, ठीक है। अच्छा अब इसमें देखिए कौन सा डिस्टेंस ज़्यादा है, यानी कि आप देख रहे हो कि ये वाला जो ऊपर वाला डिस्टेंस है वो ज़्यादा है, ठीक है। ये वाला डिस्टेंस आपका ज़्यादा है और ये वाला डिस्टेंस आपका कम है, ओके। तो अब डिस्टेंस यानी कि परपेंडिकुलर, और सेम फोर्स लगा रहे हैं 2 न्यूटन का, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जिसका ज़्यादा होगा उसकी वजह से टर्निंग इफेक्ट ज़्यादा आएगा, यानी कि अगर हम ये फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो यानी कि टर्निंग इफेक्ट ज़्यादा आएगा। जैसे एक बहुत बेस्ट एग्जाम्पल है आपका, जैसे कि डोर होता है आपका, ये डोर होता है, ठीक है। तो डोर में जो आपका क्या होता है कि जो हैंडल लगा होता है वो आपका ये यानी कि ये रिजिड होता है, यहाँ से फिक्स्ड होता है, ठीक है। तो ये जो हैंडल होता है वो काफ़ी दूर लगते हैं, अगर यही हैंडल अगर यहाँ लगा देंगे तो उतना टर्निंग इफेक्ट नहीं आएगा। इसी वजह से हैंडल को हम जो होते हैं डोर से काफ़ी दूरी पे लगाते हैं, काफ़ी डिस्टेंस पे, तो इसलिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पे फैक्टर करेगा कि ये जो बॉडी होगी वो टर्न ज़्यादा करेगी अच्छे से, ठीक है। अच्छा अब एक और दो फैक्टर्स हैं, पहला तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो उसका टर्निंग इफेक्ट ज़्यादा होगा। दूसरा था कि फोर्स, फोर्स देखिए जैसे सिंपल ही है, इसी में समझ लीजिए फोर्स, जैसे अगर मान लीजिए इसको हम 2 न्यूटन ना लगा के, जैसे इसमें 2 न्यूटन लगा, ऐसे मान लीजिए अगर 20 न्यूटन लगा दिया और डिस्टेंस ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो अगर हम डिस्टेंस सेम ही रख रहे हैं, मान लीजिए अगर हम डिस्टेंस भी सेम ही रख रहे हैं तो ये 2 न्यूटन, यानी कि इसको भूल जाइए अभी, यानी कि ये अभी भूल जाइए, इसमें ये 20 न्यूटन, यानी कि यहाँ पे आपका ये 20 न्यूटन लगा, पहले 2 न्यूटन लगा था, और अगर यहीं पे फोर्स अब 20 न्यूटन लगा दिया जाए तो 20 न्यूटन का टर्निंग इफेक्ट ज़्यादा होगा कि 2 न्यूटन का, 20 न्यूटन का इफेक्ट ज़्यादा होगा। अब हम केवल सिंपल एक सिंगल फोर्स की बात कर रहे हैं, यहाँ पे दो फोर्स नहीं ले रहे हैं, केवल एक ही फोर्स ले रहे हैं। पहली बार हम 2 न्यूटन लगाया था इसी पॉइंट पे, अब की बार जो है 20 न्यूटन का लगा रहे हैं, यानी कि 20 न्यूटन से टर्निंग इफेक्ट ज़्यादा आएगा, ठीक है। तो इसलिए यानी कि दो फैक्टर डिपेंड करता है टर्निंग इफेक्ट का, फर्स्ट इज फोर्स और सेकेंड इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ओके। और नेक्स्ट
मोमेंट और टॉर्क, नेक्स्ट टॉपिक है आपका। मोमेंट और टॉर्क भी कह सकते हैं, टॉर्क। ओके, जो मोमेंट और टॉर्क क्या होता है, दिस इज अ एम इक्वल टू होता है द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। दिस इज द साइन फॉर द परपेंडिकुलर, दिस इज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, तो मोमेंट और टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है, या अगर उसको डिफाइन करने के लिए आ गया तो आप सिंपली डिफाइन कर सकते हो, द मोमेंट और टॉर्क इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ओके, इसकी जो यूनिट्स होती है वो एसआई में, मोमेंट की जो यूनिट्स होगी एसआई में होती है वो न्यूटन मीटर होता है, और जो सीजीएस में होती है, सीजीएस दो सिस्टम होते हैं, सीजीएस में जो होती है वो डाइन, DYNE डाइन सेंटीमीटर। ठीक है, तो दो यूनिट्स होती है मोमेंट्स की, एसआई यूनिट्स में न्यूटन मीटर और सीजीएस में होती है उसको बोलते हैं डाइन सेंटीमीटर। ओके, ठीक है, तो ये भी टॉपिक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टॉपिक हम लेते हैं कपल। ठीक है, देखिए कपल क्या होता है, सिंपली अगर इसको हम डिफाइन करना चाहें तो मान लीजिए अगर ये कोई बॉडी है, ठीक है, इस बॉडी को हमें क्या करना है, टर्न करना है, तो हम इसमें क्या करते हैं, दो फोर्स हम लगाते हैं। ठीक है, तो ये एक ये फोर्स हो गया और इसकी वजह से इस पे ये फोर्स हो गया, यानी कि टू पेयर ऑफ दी फोर्सेस। ठीक है, तो टू पेयर ऑफ फोर्सेस इज फॉर्म अ कपल। सिंपल है, टू पेयर ऑफ फोर्स इज फॉर्म अ कपल। ओके, इसके बहुत सारे एग्जांपल हैं, पहले एग्जांपल हम मैं समझा दूं, जैसे कि आपका जो कार की स्टीयरिंग होती है, मान लीजिए कार की ये स्टीयरिंग है। ठीक है, जो अब तो पावर स्टीयरिंग आती है, पहले जो मैनुअल स्टीयरिंग आती थी उसमें ये है कि अगर हमें इस कार की स्टीयरिंग को घुमाना है तो इसमें हम क्या करते हैं कि दोनों हाथों से हम क्या करते हैं, इसमें फोर्स लगाते हैं। एक आपका इस हैंड, एक हैंड के थ्रू इधर लगेगा और एक हैंड के थ्रू यानी कि ये लगेगा, यानी कि सिंगल ऑफ फोर्सेस नहीं होगा, इसमें टू पेयर ऑफ फोर्सेस होंगे। तो ये यानी कि दिस इज द एग्जांपल ऑफ द कपल। इसमें हमने दो फोर्सेस लगा रखे हैं, यानी कि एक ही अपने एक ही मैन है और उसके दो हैंड है। ठीक है, तो एक हैंड से इस साइड में और एक दूसरे हैंड से इसमें, तो इसको ये क्या करेगा, दोनों हैंड से जो है इसको टर्न करेगा, तो तब जाके ये जो स्टीयरिंग होगी वो आपकी क्या करेगी, टर्न करेगी। तो ये आपका ये हो गया, एक एग्जांपल हो गया कपल का। ठीक है, दूसरा एग्जांपल हम बता सकते हैं, जैसे कि आपका कोई भी कार वार की जो आपकी स्टेज नट बोल्ट होते हैं, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, स्क्रू ड्राइव को यूज करते हैं। तो इसमें कुछ इस तरह से टूल आपने देखा होगा, इसमें इस तरह का ये टूल होता है, थोड़ा सा इस तरह से। ठीक है, तो इस टूल को हम क्या करें, जैसे आपका ये मान लीजिए ये व्हील है, ये क्या है, व्हील है। अब इसमें ये नट नट लगा हुआ है इसको, ठीक है, जिससे तो इस यहाँ पे इसको जो है यहाँ पे अप्लाई करेंगे, इसको जो है यहाँ अप्लाई करेंगे, और इसको हम क्या करेंगे, दोनों हैंड से, यानी कि एक हैंड यहाँ लगाएंगे और एक हैंड यहाँ लगाएंगे, इस हैंड से इसको रोटेट करेंगे, तो ये वाला जो नट जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, ढीला हो जाता है। ठीक है, तो ये भी आपका क्या हुआ, कपल हुआ, क्योंकि यहाँ पे हमने दो पेयर ऑफ फोर्सेस अप्लाई किए हैं। ठीक है, तो दिस इज द सेकेंड एग्जाम्पल, दिस इज द सेकेंड एग्जाम्पल ऑफ द कपल। ओके, नेक्स्ट इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडीज। नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका है वो इक्विलिब्रियम। ठीक है, इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में क्या होता है आपका, EQUAL, इक्विलिब्रियम। देखिए इक्विलिब्रियम में क्या है कि आपका कोई भी मान लीजिए रिजिड बॉडी है, ठीक है, मान लीजिए कैसा बॉडी है आपका, रिजिड बॉडी है। ठीक है, तो इसमें मान लीजिए हम चार फोर्सेस लगा रखे हैं, F1, F2, F3
और ये आपका F4 हो गया। ठीक है, 4 फोर्सेस लगे हुए हैं इसमें। अच्छा, अब मान लीजिए ये रिजिड बॉडी है और अगर मान लेते हैं कि ये रेस्ट पोजीशन पे है, ठीक है, तो रेस्ट पोजीशन पे है और इस पे इतने सारे फोर्सेस लग रहे हैं और इन सारे फोर्सेस का इस बॉडी पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा, यानी कि वो तब भी रेस्ट पे ही है। अब दूसरी कंडीशन मान सकते हैं कि ये बॉडी मान लीजिए मोशन में, और मोशन के दौरान ये चारों फोर्सेस उस पे लग रहे हैं, तब भी उसके जो है बॉडी के पे कोई भी इफेक्ट नहीं आ रहा है। मतलब जो आपका टोटल F1 F2 प्लस F3 प्लस F4 यानी कि सबका समेशन कर दें और वो अगर 0 फोर्सेस आ रहा है, यानी कि नेट फोर्स इस पे कितना लग रहा है, 0 फोर्स लग रहा है, तो बॉडी में कोई भी चेंजेस नहीं होती, तो उस समय बॉडी जो होती है वो इक्विलिब्रियम कंडीशंस पे होती है। ठीक है, जिसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम बॉडीज। अब हम क्या कर सकते हैं कि अब बॉडी या तो रेस्ट पे हो सकती है या तो मोशन में हो सकती है, तो इसके बेसिस पे हम इक्विलिब्रियम को 2 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला होता है आपका स्टैटिक इक्विलिब्रियम, स्टैटिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम में क्या होगा कि सिंपल है, अगर यही बॉडी आपकी रेस्ट पोजीशन पे है, तो इसमें अगर जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं, ठीक है, उन सारे फोर्सेस का जो सम आएगा, अगर वो 0 होता है तो वो बॉडी आपकी स्टैटिक इक्विलिब्रियम कहलाएगी। ठीक है, सिंपल सा है, बॉडी आपकी क्या है, रेस्ट पोजीशन पे है, उस समय उसमें जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं उन सारे फोर्सेस का जो सम आएगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो ये बॉडी क्या हो जाएगी, स्टैटिक इक्विलिब्रियम कहलाएगी। ठीक है, अगर सिंपली इसी बॉडी का मान लीजिए दूसरा होता है आपका डायनेमिक, जो दूसरा होता है वो आपकी डायनेमिक इक्विलिब्रियम होती है। डायनेमिक इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि अगर मान लीजिए यही बॉडी आपकी, मान लीजिए कोई रिजिड बॉडी है, मोशन में है, और मोशन के दौरान ड्यूरिंग द मोशन देयर द लेट 4 फोर्सेस आर अप्लाइड। ओके, 4 फोर्सेस इसमें लग रहे हैं, तो भी उस बॉडी पे नेचर पे मतलब मोशन में यही है, उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं आ रहा है, तो इन सारी बॉडी, इन सारे का फोर्सेस अगर हम सम करते हैं उस दौरान, और उन सारे फोर्सेस का जो सम आता है वो अगर 0 हो जाता है, तो वो बॉडी क्या हो जाएगी, डायनेमिक इक्विलिब्रियम कराएगी। ठीक है, सिंपल है। स्टैटिक इक्विलिब्रियम, स्टैटिक इक्विलिब्रियम में भी सारे फोर्सेस का सम 0 होना चाहिए, और डायनेमिक में भी सारे फोर्सेस का सम जो होता है वो 0 होना चाहिए। बस डिफरेंस ये है कि उस समय बॉडी आपकी स्टैटिक में रेस्ट पोजीशन पे थी, और डायनेमिक कंडीशंस में आपकी बॉडी जो होती है वो मोशन में रही होगी। ठीक है, सिंपल है। ओके, नाउ नेक्स्ट, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। ओके, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, क्या कंडीशंस होती हैं किसी भी बॉडी को इक्विलिब्रियम लाने में। ठीक है, तो इसके लिए 2 कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन ये है कि अगर कोई भी बॉडी है, उस बॉडी पे बहुत सारे फोर्सेस अगर लग रहे हैं, मान लीजिए अगर 2 या 4 जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं, उन सब का अगर सम 0 आ जाए, तो वो बॉडी आपकी क्या हो जाएगी, इक्विलिब्रियम कहलाएगी। तो पहली कंडीशन हो जाएगी, पहली कंडीशन ऑफ द इक्विलिब्रियम है कि समेशन, दिस इज द समेशन ऑफ एफ, यानी कि सारे फोर्सेस अगर किसी भी बॉडी पे, मान लीजिए ये बॉडी है, इस बॉडी पे बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हों, ठीक है, इन सारे फोर्सेस का अगर सम जो है 0 हो जाए, तो ये बॉडी क्या हो जाएगी, इक्विलिब्रियम हो जाएगी। तो दिस इज द फर्स्ट कंडीशन ऑफ द इक्विलिब्रियम, द समेशन ऑफ एफ इक्वल टू 0। ओके, सेकेंड क्या है, समेशन ऑफ मोमेंट इक्वल टू 0। ओके, समेशन ऑफ मोमेंट, अब इसको समझिए, समेशन ऑफ मोमेंट क्या है, सिंपल है। इसमें मान लीजिए कोई भी आपकी रिजिड बॉडी है, मान लीजिए कोई भी ऐसी, जैसे ये रिजिड बॉडी है, ठीक है, और इस बॉडी पे मान लीजिए 1 2 3 फोर्सेस मान लीजिए लग रहे हैं, F1 F2 और F3। ओके, और ये बॉडी मान लीजिए इस पॉइंट पे कहीं पे पाइवोटेड है। ठीक है, तो अब मान लीजिए कि इस फोर्स का इस पॉइंट के अबाउट, मान लीजिए O पॉइंट है, इस पॉइंट के अबाउट मान लीजिए डिस्टेंस 1 हो गया, ये मान लीजिए यहाँ से ये फोर्सेस लग रहा है, ये मान लीजिए D2 हो गया। ठीक है,
और इस लाइन ऑफ एक्शन को थोड़ा सा बढ़ाते हैं और ये डिस्टेंस हो गया आपका परपेंडिकुलर D3, यानी कि D1 जो है सारे जो डिस्टेंस है वो पॉइंट O से लिए गए हैं। ये आपका मान लीजिए पाइवोटेड पॉइंट था, ठीक है। तो सारे डिस्टेंस आपके क्या लिए गए हैं, O से लिए गए हैं। तो इन सभी फोर्सेस का मतलब ये सारे जो फोर्सेस लग रहे हैं इन सभी फोर्सेस का इस पॉइंट O के अबाउट मोमेंट अगर लेते हैं तो उस पॉइंट के अबाउट मान लीजिए मोमेंट F1 इंटू D1 आ गया, दूसरा आ गया F2 इंटू D2 आ गया, और तीसरा हो गया F3 इंटू D3 आ गया, ठीक है। और इन सब का हमने किया सम कर दिया, और सम आने के बाद अगर वो जीरो हो जाता है, ठीक है, यानी कि समेशन ऑफ मोमेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो गया। सारे मोमेंट निकाल लिए अलग अलग तीनों मोमेंट, और तीनों मोमेंट का अगर सम आपका क्या हो जाता है, जीरो आ जाता है, तो वो सेकंड कंडीशन ऑफ द इक्विलिब्रियम, तब भी बॉडी आपकी क्या हो जाएगी, इक्विलिब्रियम हो जाएगी, ठीक है। तो दो कंडीशन है इक्विलिब्रियम की, पहला है कि सारे फोर्सेस जीरो होने चाहिए, और दूसरा है कि सारे फोर्सेस का जो मोमेंट होगा वो जीरो होना चाहिए, ओके। ये आपकी एक्सरसाइज 1 फिनिश हो जाती है। इसके बाद आपकी एक्सरसाइज 2 आती है जिसमें हम लोग सेंटर ऑफ ग्रेविटी पढ़ते हैं, ठीक है। सेंटर ऑफ ठीक है, इसको मान लीजिए CG से भी नोट कर सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ओके। ओके, तो अभी ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी को समझ लीजिए क्या होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी पहला पॉइंट से हम समझाते हैं इसको। मान लीजिए अगर कोई भी रिजिड बॉडी है, ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई भी एक रिजिड बॉडी है, ठीक है, और इस बॉडी पे कोई भी पॉइंट ले लिया O, कोई भी पॉइंट ले लिया O, ठीक है। अब इसमें मान लीजिए तीन फोर्सेस लग रहे हैं, और भी फोर्सेस लग सकते हैं, हम लोगों ने जो है तीन फोर्सेस लिए हैं, F1 F2 और F3, ठीक है, तीन फोर्सेस लग रहे हैं, ठीक है। अगर इस पॉइंट के अबाउट सारे फोर्सेस का मोमेंट अगर जीरो आ जाता है, ठीक है, किस पॉइंट के अबाउट, इस पॉइंट के अबाउट, ठीक है, तो इस पॉइंट को हम बोलते हैं उस बॉडी की CG, मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ओके, ठीक है। तो इसको हम लोग इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, द सेंटर ग्रेविटी ऑफ एनी बॉडी इज दैट पॉइंट एट विच द ऑल मोमेंट ऑफ द फोर्सेस इज जीरो, ओके, यानी कि किसी भी रिजिड बॉडी पे एक ऐसा पॉइंट जिस पॉइंट के अबाउट उस पे लगने वाले सारे फोर्सेस का मूवमेंट अगर जीरो हो जाता है तो वो पॉइंट हमारा क्या कहलाता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ओके, ठीक है। नेक्स्ट इसको हम लोग सेकंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी को, तो ये फर्स्ट पॉइंट है सेंटर ऑफ ग्रेविटी का डिफाइन करने का। दूसरा तरीका ये भी है कि अगर मान लीजिए कोई एक रिजिड बॉडी है, कैसी बॉडी है ये आपकी, रिजिड बॉडी है, ओके। इस रिजिड बॉडी पे अगर मान लीजिए इस बॉडी का जो टोटल वेट है जिस पॉइंट पे एक्ट करता है, इस बॉडी का जो टोटल वेट है जिस पॉइंट पे एक्ट करता है, तो इस पॉइंट को बोलते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ओके, ठीक है। मान लीजिए कोई भी रिजिड बॉडी है, उस बॉडी का जो टोटल वेट है वो इस पॉइंट पे मान लीजिए P पॉइंट पे एक्ट कर रहा है, तो वो P पॉइंट जो होगी उस बॉडी की सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहलाएगी, ओके। तो इसको इस तरह से भी हम डिफाइन कर सकते हैं सेकंड। अच्छा, नेक्स्ट सेंटर ऑफ ग्रेविटी के थर्ड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट को समझिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होती है वो किसी भी बॉडी के शेप पे डिपेंड करती है, ठीक है, डिपेंड्स अपॉन शेप ऑफ बॉडी, मतलब बॉडी का जैसा शेप होगा उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी उस तरह से ही चेंज होती जाएगी। जैसे बॉडी का शेप बहुत होते हैं, जैसे बॉडी सिलेंड्रिकल हुआ, ट्रायंगुलर हो गया, रेक्टेंगुलर हो गया, या सर्कुलर हो गया, ठीक है, और भी एक्सेट्रा कई तरह के बॉडी के शेप होते हैं। तो उन तरह तरह की बॉडियों के शेप का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा वो अलग अलग जगह पे होता है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होती है वो डिपेंड करती है शेप ऑफ द बॉडी पे, ओके। जैसे कि अभी मैं इसको भी और समझा सकता हूँ, जैसे आपका ये इसमें
पेज नंबर 13 पे ये दिया हुआ है, पेज नंबर 13 पे तो देखिए पेज नंबर 13 पे आपको ये दे रखा हुआ है, इसको मैं सीधा कर लेता हूँ। देखिए इसमें जो है पेज नंबर 13 पे आपको पहला क्या था, रॉड, रॉड का मिड रॉड है। अगर मान लीजिए कोई भी बॉडी कैसी है, रॉड है, मतलब इस तरह से है बॉडी, ठीक है। मान लीजिए इस बॉडी को थोड़ा सा साइड में कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब मान लीजिए अगर कोई भी बॉडी जो है, ठीक है, हाँ, तो बॉडी आपकी जैसी है रॉड हो गई, ठीक है, तो रॉड हो गई, ठीक है। तो उस रॉड का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है वो मिड पॉइंट पे होती है, ठीक है। इसी तरह जैसे सॉलिड कोन हो गया, ठीक है, तो इसको आप लोग इस तरह से भी देख सकते हैं, क्योंकि इसमें आपका क्या है कि सारे जो जितने सारे के शेप दिखाए गए हैं, हर बॉडी के अलग अलग शेप है, सॉलिड कोन है, हॉलो कोन है, सिलेंड्रिकल है, या स्फीयर है, या सर्कुलर डिस्क है, ठीक है। तो उन सारी बॉडीज के जैसे जैसे बॉडी का शेप होगा वैसे वैसे उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी चेंज होती जाएगी, ठीक है। तो उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो इसको आप लोग बुक से जो है इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है सेंटर ऑफ ग्रेविटी का। सेंटर ऑफ ग्रेविटी के लिए ये जरूरी नहीं है कि वो विद इन मटीरियल हो। अब इसको समझिए, विद इन मटीरियल का मतलब कि मान लीजिए अगर ये ट्रायंगुलर है बॉडी, कैसी बॉडी है, ट्रायंगुलर है, तो इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होगी, बीच में होगी, यानी कि ये पूरा बॉडी का मेटल है पार्ट है, ये पूरा एक मेटल पार्ट है, तो उस बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी विद इन मटीरियल हुआ। लेकिन अगर मान लीजिए अगर कोई भी वायर है, उस वायर को हमने मोड़ के एक रिंग बना दिया, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है आपका बिल्कुल हॉलो है, ये तो हॉलो एयर है, बीच में क्या है, एयर है। लेकिन इस पूरी जो सर्कुलर बॉडी का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी वो ज्योमेट्रिकल सेंटर होती है, यानी कि ये जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी वो एयर में हो गई, मतलब विद इन मटीरियल में नहीं हुआ, ये सबकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो गई, ठीक है। यानी कि यहाँ पे कोई भी मेटल नहीं है, ठीक है। तो इसलिए कोई जरूरी नहीं कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होती है वो विद इन मटीरियल ही होना चाहिए, विद इन मटीरियल भी हो सकती है या विदाउट मटीरियल भी। जैसे कि पहला एग्जांपल ये था, जैसे ट्रायंगुलर, कोई भी आपका ट्रायंगुलर हमने कोई शेप ले लिया तो उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो विद इन मटीरियल हुई। लेकिन अगर कोई भी एक वायर हुआ, उस वायर को मैंने बेंड करके एक सर्कुलर फॉर्म कर दिया, तो उसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी वो बिल्कुल बीचों बीच होगी, यानी कि एयर में होगी, बिल्कुल उसके अंदर का जो जो सेंटर होगा वहाँ पे होगी, तो वहाँ पे कोई मेटल है नहीं, तो इसलिए ये मैं बताना चाह रहा था कि इसमें आपका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी वो विदाउट मटेरियल भी हो सकती है, ठीक है। तो इसके 4 पॉइंट्स हो गए। पहला पॉइंट जो था कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होगी वो कैसे डिफाइन करोगे, फिर से मैं स्लाइड दिखा देता हूँ। सेंटर ऑफ ग्रेविटी, पहला सेंटर ऑफ ग्रेविटी को डिफाइन करने का तरीका ये था कि अगर कोई भी बॉडी का जो पॉइंट है उस पॉइंट के अबाउट सारे फोर्सेस लग रहे हैं, उस फोर्सेस का अगर मोमेंट जीरो होता है उस पॉइंट पे, तो वो पॉइंट जो होती है वो बॉडी की सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहलाती है, ओके। नेक्स्ट, अगर कोई भी बॉडी है, उस बॉडी का अगर टोटल वेट है, वो वेट जिस पॉइंट पे एक्ट करता है तो उस बॉडी का वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहलाएगा, सेकंड पॉइंट था। थर्ड पॉइंट था कि बॉडी का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है वो शेप ऑफ दी बॉडी पे डिपेंड करती है, डिफरेंट डिफरेंट शेप में डिफरेंट डिफरेंट सेंटर ऑफ ग्रेविटी की पोजीशन होगी, जैसे ये आपके बुक में टेबल बनी हुई है, ठीक है, इसको पढ़ लीजिएगा। और इसके बाद जो है चौथा पॉइंट ये था कि ये कोई ज़रूरी नहीं होती है कि किसी भी बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होगी वो विद इन मटीरियल ही हो सकती है, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट है सेंटर ऑफ ग्रेविटी के। तो इस तरह से आपकी ये दूसरी एक्सरसाइज भी आपकी फिनिश हो जाती है, ठीक है। अब इसी फर्स्ट चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज यानी कि थर्ड एक्सरसाइज में हम लोग पहुँचते हैं। थर्ड एक्सरसाइज में जो है आपका वो आपका है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। सबसे पहला टॉपिक जो है वो है आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, अब इसको समझिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता क्या है, ठीक है। मान लीजिए कि अगर कोई भी बॉडी है, ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन टॉपिक है पहला। अब इसको जो है एक एग्जांपल से समझते हैं। एक आपका मान लीजिए कोई भी बॉडी है, वो बॉडी आपकी क्या हो रही है, मूव कर रही है, ठीक है, किसी पॉइंट के अबाउट,
ठीक है। तो अगर वो पॉइंट के अबाउट मूव कर रही है तो उसका जो नेचर ऑफ मोशन होगा वो कैसा होगा, इस तरह से आएगा थोड़ा सा, ठीक है। तो अब इसमें क्या है कि मान लीजिए अगर इसके 4 पॉइंट्स ले लें, यहाँ इस पॉइंट की स्टडी करें, ए बी सी और डी, ठीक है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में पहला पॉइंट ये है कि इसकी जो स्पीड होती है वो क्या होती है, कांस्टेंट होती है। स्पीड जो होगी, स्पीड जो होगी वो कांस्टेंट होगी, ठीक है, कांस्टेंट होगी स्पीड। और सेकंड जो है, इसकी जो वेलोसिटी है, ठीक है, वो नॉट कांस्टेंट होगी, ठीक है। मतलब पहला है आपकी स्पीड कांस्टेंट होगी, अगर कोई भी बॉडी है वो आपका सर्कुलर मोशन कर रहा है तो अगर उसकी स्पीड कांस्टेंट है लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है तो वो जो आपका मोशन होगा वो कैसा मोशन होगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए स्पीड और वेलोसिटी, जैसा कि देखिए आप समझते हैं स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी होती है और वेलोसिटी आपकी वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। तो स्पीड केवल मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करती है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे इस पॉइंट पे 2 मीटर पर सेकेंड था बॉडी की स्पीड, यहाँ पे भी 2 मीटर पर सेकेंड था, यहाँ पे भी 2 मीटर पर सेकेंड था, यहाँ पे भी 2 मीटर पर सेकेंड था, यानी कि आप हर जगह बॉडी की जो स्पीड है वो कांस्टेंट है, ठीक है। लेकिन इसकी वेलोसिटी डिफरेंट है, क्यों, क्योंकि वेलोसिटी जो होती है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है, वो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पे डिपेंड करती है। यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ का डायरेक्शन और यहाँ पे डायरेक्शन और यहाँ पे बॉडी का डायरेक्शन और यहाँ पे डायरेक्शन, ठीक है। तो अब ये चारों पॉइंट पे जो डायरेक्शन है वो कैसा है, यहाँ पे मान लीजिए अगर इसको आप देख सकते हो, यानी ये अगर यहाँ पे ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये आपका वेस्ट हो गया, ठीक है। तो ए पॉइंट पे आपकी वेलोसिटी का डायरेक्शन ईस्ट डायरेक्शन में था, बी पॉइंट पे आपका जो वेलोसिटी का डायरेक्शन था वो नॉर्थ डायरेक्शन में था, सी पॉइंट पे जो डायरेक्शन है वो वेस्ट डायरेक्शन में है और डी पॉइंट पे जो डायरेक्शन है वो आपका साउथ डायरेक्शन में है। तो यानी कि डायरेक्शन हर पॉइंट पे चेंज हो रहा है, इसलिए वेलोसिटी आपकी कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए दो कंडीशंस होना जरूरी है, फर्स्ट है स्पीड कांस्टेंट होना चाहिए, सेकंड है आपका वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होना चाहिए, ओके, ठीक है। दिस इज अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नेक्स्ट हम लोग टॉपिक पढ़ते हैं डिफरेंस बिटवीन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन एंड सर्कुलर मोशन। जो नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है डिफरेंस बिटवीन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन, डिफरेंस बिटवीन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। तो इन दो के बीच में हम लोग डिफरेंस को डिस्कस करते हैं, क्या डिफरेंस होता है यूनिफॉर्म लीनियर मोशन और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, ठीक है। तो यूनिफॉर्म लीनियर मोशन को मान लीजिए हम लोगों ने एल से डिनोट कर लिया और यूनिफॉर्म सर्कुलर को सी से डिनोट कर लिया, ठीक है। ये एल इधर पॉइंट डिफरेंस बताया जा रहा है, एल हो गया और ये आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। तो इसके लिए पहला पॉइंट ये है कि इसकी स्पीड जो होती है वो कांस्टेंट होती है, ठीक है। यूनिफॉर्म की लीनियर मोशन की स्पीड जो होगी वो कांस्टेंट होगी, ठीक है। और इसमें भी आपकी जो सर्कुलर मोशन के लिए जो स्पीड है वो भी आपकी क्या होती है, कांस्टेंट होती है, ठीक है। सेकंड पॉइंट है आपकी जो वेलोसिटी है वो आपकी भी कांस्टेंट होती है और सर्कुलर मोशन में जो वेलोसिटी है वो आपकी कांस्टेंट नहीं होती है, ठीक है। थर्ड पॉइंट है इसमें आपका एक्सेलरेशन जो होगा वो आपका 0 होता है और इसमें आपका जो एक्सेलरेशन होता है वो डज नॉट इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। ये तीन डिफरेंस हो गए, पहला लीनियर मोशन के लिए और दूसरा सबका सर्कुलर मोशन के लिए। ये आपका लीनियर मोशन है, ये आपका सर्कुलर मोशन है। लीनियर मोशन में स्पीड कांस्टेंट होता है,
सर्कुलर मोशन में भी स्पीड कांस्टेंट होता है। लीनियर मोशन की वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती है। थर्ड पॉइंट है लीनियर मोशन में आपका एक्सेलरेशन जीरो होता है, और थर्ड पॉइंट सर्कुलर मोशन में कि एक्सेलरेशन जीरो नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, इस लीनियर मोशन को हम बोलते हैं अनएक्सेलरेटेड, क्योंकि एक्सेलरेशन इसमें जीरो होता है, तो इसको बोलते हैं अनएक्सेलरेटेड मोशन, इसको बोलते हैं अनएक्सेलरेटेड मोशन बोल सकते हैं। और जो आपका सर्कुलर मोशन है उसमें एक्सेलरेशन जीरो नहीं होता है, तो इसको बोल सकते हैं एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट्स हैं, 4 पॉइंट्स एक बार देख लीजिए। पहला पॉइंट समझ में आ गया, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, ठीक है, और ये आपका लास्ट पॉइंट है। ठीक है, अनएक्सेलरेटेड मोशन, और इसको बोलते हैं एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट जो है सबका लास्ट टॉपिक आता है सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। आपका आता है सेंट्रीपिटल, सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक, अब देखिए सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होते हैं। जब भी कोई भी बॉडी जो होती है आपकी सर्कुलर मोशन में होती है, ठीक है, जब भी कोई बॉडी आपकी, वो जो बॉडी आपकी मोशन कर रही है वो कैसा होता है, सर्कुलर होता है। ठीक है, मान लीजिए कोई बॉडी का जो सर्कुलर मोशन में जो है मोशन कर रही है, ठीक है, तो उस पॉइंट पे यानी कि उस पॉइंट पे यानी कि यहाँ पे हर एक पॉइंट पे यानी कि यहाँ पे क्या हो रही है, वेलोसिटी हमेशा क्या हो रही है, चेंज हो रही है। अभी जैसे हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था, ए बी सी डी, स्पीड तो कांस्टेंट है, लेकिन हर एक पॉइंट पे, ए पॉइंट पे, बी पॉइंट, इसको मान लीजिए बी पॉइंट, ये सी पॉइंट था, ये डी पॉइंट था, ये आपका ए पॉइंट था। ठीक है, तो इस पूरे हर एक पॉइंट पे आपकी वेलोसिटी क्या हो रही, चेंज हो रही थी। तो अब ये जो वेलोसिटी जो चेंज हो रही है उसके पीछे कोई ना कोई फोर्स लगता है। ठीक है, तो इस वेलोसिटी को चेंज करने के लिए जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है उस फोर्स को बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। ओके, यानी कि कोई भी बॉडी आपकी अगर सर्कुलर मोशन में कर रही है तो उस बॉडी के हर एक पॉइंट पे आपका क्या हो रहा है, वेलोसिटी चेंज हो रहा है। तो उस वेलोसिटी के चेंज होने के लिए जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। यानी कि इस सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से ही आपकी वेलोसिटी चेंज होती है, और वेलोसिटी चेंज होने की वजह से इसमें एक्सेलरेशन जो होता है वो प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि जो फोर्स, दैट द फोर्स विच इज रिस्पॉन्सिबल for changing the speed and produce the acceleration is known as a centripetal force, and the direction, सेकंड ये तो डिफाइन हो गया फोर्स। सेकंड थिंग आती है कि उसका डायरेक्शन किधर होता है, तो हमेशा जो डायरेक्शन होता है फोर्स का वो सेंटर होता है, टुवर्ड्स द सेंटर होता है। ठीक है, तो ये जो आपका फोर्स लग रहे हैं, जो फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स है, इस फोर्स का जो डायरेक्शन होता है वो टुवर्ड्स द सेंटर होता है। ओके, तो सेंट्रीपिटल फोर्स समझ में आ गया। सेंट्रीपिटल फोर्स इज दैट फोर्स विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग द वेलोसिटी एंड प्रोड्यूस द एक्सेलरेशन। ठीक है, तो किसी भी बॉडी में अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है और वेलोसिटी चेंज होने की वजह से उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, तो उसके पीछे जो फोर्स लगता है उस फोर्स को बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। और सेंट्रीपिटल फोर्स का जो डायरेक्शन होता है वो हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर की तरफ होता है, यानी कि अंदर की तरफ होता है। ओके, दिस इज द सेंट्रीपिटल फोर्स। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अब ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है वो जो होता है आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, दिस इज अ वर्चुअल फोर्स। कैसा होता है ये, वर्चुअल, और इसको बोल सकते हैं नॉट रियल फोर्स होता है। ठीक है, ये आपका एक वर्चुअल फोर्स होता है जो कि रियल नहीं होता है। ठीक है, सेकेंड है दिस फोर्स इज फील्ड,
इज फील्ड बाय ऑब्जर्वर। ठीक है, इस फोर्स को केवल और केवल जो है महसूस किया जा सकता है ऑब्जर्वर के थ्रू। ठीक है, तो अब इसका हम जो है बेस्ट एग्जांपल मैं बता सकता हूँ। तीसरी चीज और है, हाँ एक और थर्ड थिंग है कि इसका जो डायरेक्शन होता है, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का जो डायरेक्शन होता है वो हमेशा आउटवर्ड होता है। कैसा होता है? आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए अगर कोई भी बॉडी अगर आपकी सर्कुलर मोशन कर रही है तो ये जो फोर्स अप्लाई, मतलब ये जो फोर्स फील हो रहा है आउटवर्ड डायरेक्शन में, इस फोर्स को बोलते हैं आपका, क्या बोलते हैं? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। ठीक है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के लिए 3 पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट था कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वर्चुअल होता है, जो कि रियल नहीं होता है, और दूसरा जो होता है दैट फोर्स इज ओनली फील्ड बाय द ऑब्जर्वर। ठीक है, और थर्ड पॉइंट जो है द डायरेक्शन के बारे में, इस फोर्स का जो डायरेक्शन होता है वो हमेशा आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है। ठीक है, इस फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वो हमेशा आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है। ठीक है, इसको हम एग्जांपल से समझा सकते हैं। जैसे कि अगर कोई भी मान लीजिए स्ट्रिंग है, ठीक है, इस स्ट्रिंग में हमने क्या किया, एक बॉल बांध दिया। ठीक है, अब इस स्ट्रिंग को जो है यहाँ पे आपका क्या है, ये हैंड है, यहाँ पे आपका ये आपका हैंड है। इस हैंड के थ्रू इस बॉल को जब हम घुमाएंगे तो ये स्ट्रिंग बिल्कुल टाइट हो जाती है और ये जो होता है वो इस तरह से मोशन करने लगता है। ठीक है, और यहाँ पे आपका क्या होता है, ये हैंड होता है, यानी कि जिसे बोलते हैं ऑब्जर्वर। ये आपका ऑब्जर्वर हो गया। ठीक है, पॉइंट हो गया। तो अब आप देखते हो कि जब भी बॉल आपको इसको घुमा रहे होते हो तो आपको लग रहा होता है कि ये बॉल भी जो है एक तरफ का फोर्स अपनी तरफ खींच रही है, यानी कि बॉल भी अपनी तरफ एक फोर्स लगा रही है। तो इसी फोर्स को जो फील जो हो रही है, इसी फोर्स को हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, अभी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो गया आपका, जो कि लास्ट टॉपिक था। ओके, तो अब आपको अगर पूछा जा सकता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में क्या मेनली क्या डिफरेंस होता है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है वो इनवर्ड डायरेक्शन में होता है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होता है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है। ठीक है, तो ओके, इसको रिवाइज कर लीजिए। थैंक यू।